फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा व्हाट इज फिजिक्स। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले सवाल, क्या है हमारा फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली क्या होता है, ये डील करता है फिजिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ना, फिजिक्स बेसिकली डील करता है, किससे डील करता है? लॉज ऑफ नेचर से। ठीक है ना। हम लोग इस चैप्टर में, मतलब कहने की जो सब्जेक्ट है फिजिक्स में, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं। यही तो पढ़ते हैं हम। नेचर का क्या क्या लॉ है, ये इसी के साथ डील करता है। ठीक है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ हम लॉज के बारे में बात करेंगे तो भी कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। ये लॉज के साथ साथ ये लॉज किस तरह से हमारा नेचुरल फेनोमेना में एप्लीकेबल है। ठीक है ना। ये लॉज जो होते हैं, जो कि एप्लीकेबल होते हैं कहाँ पे? एप्लीकेबल ऑन नेचुरल फेनोमेना। ठीक है ना। नेचुरल फेनोमेना में जो हमारा ये लॉज फेनोमेना ये एप्लीकेबल होते हैं, उसके बारे में भी डील करता है फिजिक्स। बेसिकली इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके अगर बोले, ये डील करता है वेरियस फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड सच एज स्पेस। ये डील करेगा किससे? स्पेस से डील करेगा। ठीक है ना। ये डील करेगा किससे? टाइम से डील करेगा। ये डील करेगा किससे? ये मैटर से डील करेगा। ये डील करेगा किससे? ये मोशन से डील करेगा। ठीक है ना। इन सारे चीजों से हमारा फिजिक्स डील करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा एनर्जी भी है, रेडिएशन भी है। ठीक है ना। हम सभी चीजों को यहाँ पे लिख देते हैं, रेडिएशन भी है, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ है जिसके साथ फिजिक्स हमारा डील करता है। इन सभी चीजों के साथ डील करता है हमारा फिजिक्स। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, व्हाट इज फिजिक्स अगर बोला जाए तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फेनोमेना। उसी के बारे में तो बात किया गया है। फिजिक्स किससे डील किया? स्पेस के साथ डील किया, टाइम के साथ डील किया, मैटर के साथ डील किया, मोशन के साथ डील किया, एनर्जी के साथ डील किया, रेडिएशंस के साथ डील किया, और भी बहुत कुछ है जिसके साथ हमारा फिजिक्स डील करता है। लॉज ऑफ नेचर के साथ डील करता है। सबसे बेसिक पार्ट बोला जाए तो बेसिक लॉज ऑफ नेचर के साथ हमारा फिजिक्स डील करता है। उम्मीद करते हैं व्हाट इज फिजिक्स समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टू बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग फिजिक्स में जो एक ऐसा ब्रांच है जिसमें दो क्वेस्ट के बारे में बात करेंगे, दो थ्रस्ट है हमारा जिसके बारे में बात करेंगे। टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। इस के ही आधार पे हमारा फिजिक्स टिका हुआ है। इसी के आधार पे हम लोग फिजिक्स को बहुत डिटेल में समझते हैं। क्या है? हम यहाँ पे पहले लिखेंगे टू बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। अब क्या है? फिजिक्स का दो बेसिक क्वेस्ट, क्वेस्ट यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रिंसिपल थ्रस्ट, जो कि फिजिक्स को बूस्ट करता है, फिजिक्स को एक पहचान देता है, फिजिक्स क्या है उसके बारे में बताता है। उस दो बेसिक क्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला तो होता है हमारा यूनिफिकेशन। ठीक है ना। कि बेसिकली कहना, फिजिक्स को जो दो चीज पहचान देता है उसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। पहला क्या है? यूनिफिकेशन। ठीक है ना। यूनिफिकेशन। दूसरा क्या हो जाएगा? रिडक्शनिज्म। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या है हमारा? रिडक्शनिज्म के बारे में दोनों ही हम लोग अभी डील करेंगे। पहला तो डील करेंगे यूनिफिकेशन के बारे में, दूसरा डील करेंगे हम लोग रिडक्शनिज्म के बारे में। यूनिफिकेशन, चलिए पहला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है हमारा यूनिफिकेशन। अगर हम यूनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिफाई करने के बारे में कहीं ना कहीं बात हो रहा होगा। ठीक है ना।
यूनिफाई मतलब कि किसी भी ढेर सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को सिर्फ हम एक लॉ से डील कर दें तो मजा आ जाए, हमारा चीज बहुत आसान हो जाता, उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। उसी चीज को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक एक करके अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग एक बार डील कर ही लेते हैं क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। पहले तो इस लॉ के बारे में हम बता देते हैं और कैसे इस लॉ को हम कहते हैं कि ये लॉ यूनिफाइड है, वो भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं तो ये कहता है कि कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स के साथ खींचता है। यही हम लोग पढ़े हुए हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स के साथ खींचेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें कि ये अगर हमारा एक बॉडी है, यहाँ पे एक और बॉडी है, दोनों का कुछ ना कुछ मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। मान लो कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल r कहते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा इसका जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा, दोनों के बीच में जो लगने वाले फोर्स है, ये इसका फॉर्मूला G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। कहाँ पे पढ़ा है, क्लास 9th में। ये क्लास 9th के नॉलेज से हम यहाँ पे आपके सामने लिख दिए। अब बात ये है कि कैसे हमारा ये ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक यूनिफाइड लॉ है। अगर हम बात करें कि कोई भी बॉल अर्थ सरफेस पे गिर रहा है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक अर्थ सरफेस है, ये हमारा एक अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। इस केस में भी हम लोग क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस केस में, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, यानी कि फॉलिंग ऑफ अ बॉडी भी कह सकते हैं या फिर फॉलिंग ऑफ अ बॉल भी कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं इस चीज में, ठीक है ना। अब ये इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही देखेंगे। अगर इसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें कि मून, सेकेंड पार्ट में, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें कि चांद जो है हमारा अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, तो वो भी क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक और अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें जो कि तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी हम यहाँ पे लिख दिए, अराउंड द सन, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अगर हम ये भी बात करें कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, इस केस में भी जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा। मतलब कि तीन अलग अलग जगह पे एक सिंगल कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, मतलब कि ये जो लॉ है कंप्लीटली यूनिफाइड है। इसी चीज को कहते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि फिजिक्स में एक ऐसा अटेम्प्ट लेना जिससे हम लोग डिफरेंट वेरियस फिजिकल फेनोमेना को जस्ट एक सिंगल लॉ से, जस्ट एक सिंगल यूनिफाइड लॉ से एक्सप्लेन कर सके, उसी चीज को कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे कि फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉल का किसी भी बॉडी का नीचे की तरफ गिरना, इसको भी ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किए। मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, इसको भी ग्रेविटेशन से, ये भी एक अलग फेनोमेना है ना, इसको भी अलग लॉ से अगर हम डील कर रहे हैं। और तीसरा, प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये भी ड्यू टू ग्रेविटेशन ही घूम रहे हैं।
तो इनको भी हम, ये भी जो हमारा फिजिकल फेनोमेना है, इसको भी हम ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही डील करते हैं। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि यूनिफाइड है। एक यूनिफाइड मतलब कि एक चीज के ही पीछे सारा हमारा फेनोमेना भाग रहा है, ठीक है ना, एक लॉ के पीछे। इसी को हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है रिडक्शनिज्म। अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमारा रिडक्शनिज्म आखिर होता क्या है। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा रिडक्शनिज्म आखिर है क्या। कहीं ना कहीं रिडक्शनिज्म रिड्यूस करने का बात कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन का बात है। जैसे कि अगर हम किसी चीज का, बड़ा चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है, उस चीज का जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं वही है हमारा क्या, रिडक्शनिज्म। उसी के पीछे जो हम लोग भागते हैं। जैसे कि अगर हम किसी मैक्रोस्कोपिक, अब तो यहाँ पे रिडक्शनिज्म समझने के लिए दो टर्म हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। रिडक्शनिज्म को समझने के लिए हम लोग को दो टर्म समझना पड़ेगा। एक होगा क्या, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हम कह देते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात करें, तो मैक्रो वर्ड हमारा बड़े बड़े चीजों को लेकर के डील करता है, बेसिकली बिगर ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना, ये बिगर थिंग्स को लेकर के डील करेगा, ठीक है। और माइक्रो जो है स्मॉलर चीजों को, बहुत ही छोटी चीजों को लेकर के डील करता है, बहुत बहुत छोटे चीजों को लेकर के डील करता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक में अगर हम बात करें बड़े बड़े चीज, जैसे कि अगर हम बात करें कि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, मतलब कि बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा, ये जो बड़े बड़े हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्वांटिटीज हैं, उनको जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, वो सारा हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम खुद से, क्योंकि हम खुद अपने आप में एक बड़ा सिस्टम है। हम लोग खुद एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, हम लोग माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को डील नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम बोले कि हम पानी को गर्म किए, जब पानी को आप गर्म कर रहे थे उस केस में उसका टेम्परेचर बदला, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा, ठीक है ना। अगर उसका टेम्परेचर बदला है तो उसका स्टेट बदलेगा बहुत ज़्यादा। अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम में भी चेंज आया, तो वॉल्यूम में जो चेंज आया वो भी हमारा मैक्रोस्कोपिक ही होगा। टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, ये सारा टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सभी जो हैं हमारे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं। प्रेशर हो गया, उस पानी के ऊपर में कितना प्रेशर रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि एक हमारा कंटेनर है, यहाँ पे कुछ पानी रखा हुआ है, ठीक है ना, और इस पानी को कहीं ना कहीं हमने हीट किया है, ठीक है ना। इस पानी को हमने कहीं ना कहीं इस तरह से हीट किया है, और हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन अगर हम बोले एक पार्टिकुलर जो मॉलिक्यूल ऑफ हमारा वाटर है, वो हीट मिलने के कारण कितना वेलोसिटी से मूव किया, क्योंकि अगर पानी बॉयल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तभी तो हमारा वाटर बॉयल कर रहा है। तो अगर हम बोले कि एक पार्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करो, वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि उस छोटे छोटे वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारा कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को डील करेगा।
अब रिडक्शनिज्म होता क्या है, किसी भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को अगर हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं तो उसी को कहते हैं रिडक्शनिज्म। उसी चीज को क्या कहेंगे, रिडक्शनिज्म। चलिए एक बार इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लें तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। थर्मोडायनामिक्स, अब ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, आगे जाकर के पढ़ेंगे, आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली किस चीज को लेकर के डील करता है, तो थर्मोडायनामिक्स जिस चीज को लेकर के डील करता है ना वो है टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, इन सभी चीजों को लेकर के थर्मोडायनामिक्स डील किया। ठीक है, तो ये तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया जी। अब इसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को अगर हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के टर्म्स में समझने का कोशिश करते हैं, यानी कि जिस चीज को, इसी पानी को जब हम टेम्परेचर निकाले, इसका वॉल्यूम निकाले, इंटरनल एनर्जी, तो ये हमारा, ये जब टेम्परेचर का बात किए, वॉल्यूम का बात किए, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर का बात किए, उस समय हम इसको थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में डील कर रहे थे। लेकिन इसको अगर हम समझना चाहें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसी थर्मोडायनामिक्स की चीजों को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझने का कोशिश करें तो इस चीज को कहा जाता है रिडक्शनिज्म। क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हमको समझना होगा तो एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जब आप थर्मोडायनामिक्स से इसको डील कर रहे थे, टेम्परेचर कर रहे थे, तो यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स आएगा, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के केस में जो हमारा अलग अलग वेलोसिटी होगा, हमारा ये अब गैस बन जाएगा, ये हमारा जो वेपर था वो अब गैस वेपर बन जाएगा, यानी कि गैस बन गया है। तो उस केस में हम लोग का जो एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप होता है उसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेकर के डील करता है। ये फिजिक्स ऐसा फिजिक्स है, ये वैसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में डील करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही नहीं, एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हम लोग किसको डील करते हैं जी, हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर के डील करते हैं। यानी कि जो हमारा थर्मोडायनामिक्स है वो कैसा हो गया, कैसा सिस्टम है, ये हमारा मैक्रोस्कोपिक हो गया, मैक्रोस्कोपिक। अब इसी मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स को अगर हमको समझना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट के टर्म्स में, तो हम लोगों को दो नया ब्रांच को डेवलप करना पड़ा। तो हम थर्मोडायनामिक्स को रिड्यूस किए हैं दो नए नए ब्रांच ऑफ फिजिक्स में। तो ये जो रिड्यूस करना हुआ ना, एक नया ब्रांच को इंट्रोड्यूस करना हुआ, ये रिड्यूस करने को तो कम नहीं, यहाँ पे एक नया ब्रांच को हम इंट्रोड्यूस किए हैं, उसी को कह दिए कि हमारा मैक्रोस्कोपिक इज नाउ रिड्यूस्ड इनटू माइक्रोस्कोपिक सब्जेक्ट्स व्हिच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, माइक्रोस्कोपिक। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। अगर क्लियर है ये सारा चीज तो जरूर कमेंट करना कि आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया वो भी आपको कमेंट करके बताना है। चलो आगे हम, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो ये वीडियो फिर से हम रिवाइज करके डालेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। चलो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं जो हमारा 2 बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स है ये आपको समझ में आ गया। एक तो जो हमारा यूनिफिकेशन था और दूसरा जो हमारा रिडक्शनिज्म था, दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डील किया। एक बार फिर से हम रिडक्शनिज्म को रिपीट कर देते हैं। बेसिकली रिडक्शनिज्म एक ऐसा अटेम्प्ट है जिससे फिजिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब फिजिक्स को यूज किया जाता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट के टर्म्स में, तो इस
अटेम्प्ट को ही हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो अटेम्प्ट लिया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स को माइक्रोस्कोपिक टर्म्स में अगर हम समझने का कोशिश करें, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, हम इसका इंटरनल एनर्जी प्रेशर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हम फिजिकल लेवल पर मेजर करेंगे तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक हुआ। लेकिन अगर हम बोले एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या हम ये निकाल सकते हैं? ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्ट हो जाएगा। जब इस तरह का स्टडी करते हैं तो उस केस में हम लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना पड़ेगा और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा। उम्मीद करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को कैसे हम मैक्रोस्कोपिक को कैसे हम माइक्रोस्कोपिक के टर्म्स में समझ सकते हैं, ये आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में कितने स्कोप्स हैं? पहला बात तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करने के बारे में बात करें तो फिजिक्स का स्कोप बहुत बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। अब बात यह है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी देखते हैं उसी को हम नॉर्मल फिजिक्स समझते हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्स के लेवल पे देखें तो आप इसका फिजिक्स को बहुत ज्यादा वास्ट पाइएगा। अब कैसे, एक बार आप इसको हम एक बार ऑब्जर्व कराने की कोशिश करते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्यों इतना ज्यादा वास्ट है। आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि अगर कोई एक इंसान है यहाँ पे, ठीक है, आप अपने आप को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर ये इंसान है तो इससे अगर थोड़ा बड़ा बॉडी लिया जाए तो ये किसी ना किसी जगह पे होगा। मान लो कि ये अर्थ पे है, कोई भी इंसान कहाँ पे है, अर्थ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान अगर अर्थ के ऊपर में है तो अर्थ इंसान के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। अब ये अर्थ कहाँ है, ये हमारा सोलर सिस्टम में है। बात समझ रहे हैं, ये हमारा कहाँ पे है, सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहाँ पे है, गैलेक्सी में है ना, गैलेक्सी में है। फिर गैलेक्सी कहाँ पे है, गैलेक्सी हमारा कहीं ना कहीं यूनिवर्स में है, ठीक है। अब अगर इसी यूनिवर्स को थोड़ा और आगे एलाबोरेट किया जाए तो यूनिवर्स हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं मल्टीवर्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। वहां पे हमारा मल्टीवर्स में हमारा ढेर सारा यूनिवर्स मिलकर के एक मल्टीवर्स बनता है, ये अलग सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बोला जाता है ढेर सारा मल्टीवर्स मिलकर के एक यूनिवर्स, सॉरी, एक सुपरवर्स बनता है। ये हम कह सकते हैं मल्टीवर्स, ढेर सारा मल्टीवर्स मिल करके हमारा क्या बनेगा, सुपर वर्स बनेगा, ठीक है ना। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं यूनिवर्स के बारे में पढ़े हैं, तो हम लोग यूनिवर्स तक ही डील करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली यूनिवर्स तक हम गए कि यूनिवर्स हमारा बहुत बहुत बड़ा है आपके कंपेयर में, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का स्टडी करना है तो ये तो ऐसे ये बिगर ऑब्जेक्ट का, ये हमारा मैक्रोस्कोपिक बॉडी का बात हो गया, मतलब मैक्रो से भी बहुत बड़ा हो गया समझे। तो इसका जो स्टडी करेंगे तो इस केस में हमारा एक अलग तरह का स्टडी होगा, ठीक है ना। ये इधर तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बहुत ज्यादा वास्ट है, अभी तो बिगर ऑब्जेक्ट तो अपना ही बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। अब इसमें स्मॉलर कितना हो सकता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आपका बॉडी है तो आपका बॉडी किस चीज से बना हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ऑर्गन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। आपका जो पूरा ऑर्गेनिज्म है कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ होगा, बोलिए हाँ या ना, बना होगा ना। थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। और आपका ऑर्गन सिस्टम जो होगा ये बेसिकली हमारा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है यानी कि आप है, ठीक है ना। आप यहाँ पे हम यू भी लिख सकते हैं, ये आप है या फिर हम है, जिसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या आएगा, ऑर्गन्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा और छोटा किए, ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स को थोड़ा और छोटा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं टिश्यू आएगा, ठीक है ना। टिश्यू करते हुए हमारा सेल आएगा, ठीक है। और सेल करते हुए सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है, छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें ये डीएनए का बात आएगा, ठीक है ना। और ये जो डीएनए होंगे ये कहीं ना कहीं एटम से बने हुए होंगे, ठीक है ना। उस एटम्स के अंदर में क्या होंगे, न्यूक्लियाइज होंगे, ठीक है, या फिर न्यूक्लियाइज ही हम लिखते हैं, न्यूक्लियाइज होंगे। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो
अब देखो यहां पे कितना छोटा सा पार्टिकल है, इसका साइज, अगर मान लो कोई एक इंसान है, 1 मीटर का इंसान है, हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं, इसको समझना कि आपका फिजिक्स कितना ज्यादा वास्ट है आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम जब रेंज लेंगे तो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक का रेंज लेंगे, वही तो हमारा फिजिक्स का स्कोप को बताएगा ना। अगर कोई एक इंसान है जिसका साइज हमारा 1 मीटर है, मात्र 1 मीटर मान लेते हैं, और वैसे उम्मीद करते हैं कि आपका हाइट 1 मीटर से ज्यादा होगा, किसी का हाइट 1 मीटर भी हो सकता है, समय के साथ ग्रोथ होगा। मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है 1 मीटर का है। अब क्या है, उसके साथ अगर हम बात करें तो कोई भी अगर न्यूक्लियस का साइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं कि लेंथ हमारा कितना छोटा होने वाला है, तो एक न्यूक्लियस का साइज, यानी कि न्यूक्लियाई कहते हैं, या फिर न्यूक्लियाई को ना अच्छे से हम न्यूक्लियस ही लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये हमको अच्छा लगेगा कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है हमारा बहुत छोटा होता है, जो कि 10⁻⁻14 मीटर, बहुत बहुत छोटा है। हम यहाँ सिर्फ साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पे किसको लेकर के डील करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइज को लेकर के डील कर रहे हैं। साइज का जो सबसे स्मॉलेस्ट रेंज है वो है हमारा 10⁻⁻14 मीटर। अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्स का जो हम साइज ऑब्जर्व किए हुए हैं अभी तक, वो 10⁻26 मीटर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द यूनिवर्स देखिए और साइज ऑफ द न्यूक्लियस देखिए, तो रेंज कहीं ना कहीं 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻26 मीटर तक का इसका रेंज होगा। सॉरी, इसको हम ठीक से लिखेंगे, ये हमारा 10⁻14 मीटर, ये हमारा रेंज होगा, साइज का रेंज होगा, वेरी वेरी वास्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ज्यादा ही वास्ट है हमारा, क्लियर है ना। अगर ये साइज का रेंज है तो मास का क्या रेंज होगा, टाइम क्या क्या रेंज होगा, सभी रेंज के बारे में बात करेंगे। ये हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स कितना ज्यादा वास्ट है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू साइज। अगर हम नेक्स्ट पेज में बात करें, इसी स्कोप ऑफ फिजिक्स को कंटिन्यू करें और नेक्स्ट पेज में बात करें मास के बारे में, ठीक है ना, कि मास का रेंज के बारे में कि क्या है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स में मास का रेंज क्या है। मास का जो रेंज पाया गया है, हमारा सबसे छोटा मास जो पाया गया है, अभी तक ऑब्जर्व किया गया है, 10⁻30 केजी अप्रोक्स, किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो अभी तक हम लोग का सबसे रिकॉर्डेड मास है, सबसे छोटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, ठीक है ना। अब इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, 10⁻30 से लेकर के 10⁻55 केजी, ये मास का रेंज हो गया। ये किसका है, मास ऑफ यूनिवर्स, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा मास ऑफ यूनिवर्स होगा। मास ऑफ रेंज, मास का रेंज देख रहे हैं ना कितना ज्यादा है, इसका मतलब कि फिजिक्स का जो स्कोप होगा कितना वास्ट होगा। अब जैसे जैसे हम इसका स्कोप का वास्टनेस को समझेंगे, वैसे वैसे कौन कौन से ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, सब कुछ के बारे में डील करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये पार्ट तो समझ गए। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, मास के बाद आता है टाइम। टाइम का भी वास्टनेस देखते हैं कि टाइम को भी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं किस रेंज में और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना अभी तक का जो रिकॉर्डेड मिनिमम टाइम क्या है और सबसे मैक्सिमम टाइम क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टाइम इंटरवल का अगर हम बात करेंगे, रेंज ऑफ टाइम, किसके रेंज के बारे में बात करेंगे, टाइम के रेंज के बारे में बात करते हैं। अगर हम टाइम के रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम टाइम अभी तक रिकॉर्ड किया गया है 10⁻22 सेकेंड, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। अब ये कौन सा टाइम है, ठीक है ना, ये टाइम है टाइम टेकन टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब कि एक न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के पूरा न्यूक्लियस को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। अब उतना छोटा डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लाइट को, किसके द्वारा, लाइट को, ठीक ना, टाइम टेकन
बाय लाइट, यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे बाय लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस। कितना कम समय लगा, वो 10⁻22 सेकंड। ये हम लोग थ्योरेटिकली ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस हमको पता है और लाइट की स्पीड पता है, तो कितना समय लगेगा न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करने में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन हुआ है सबसे मिनिमम लेवल पे, कितना मिनिमम टाइम अभी तक हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ये होगा हमारा। अब इसका वास्टनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसका वास्टनेस को थोड़ा हम बढ़ाएंगे और यहाँ पे अगर बात करते हैं 10⁻18 सेकेंड। अब ये क्या है, 10⁻18 सेकेंड जो है ये हमारा लाइफ ऑफ सन है। अगर सन है तभी तो हम हैं, सन नहीं तो हम कुछ भी नहीं। लाइफ ऑफ द सन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या रेंज है, टाइम का भी रेंज देखो कितना ज्यादा है, कितना कितना ज्यादा है। कहाँ हमारा 10⁻−22 और कहाँ हमारा 10⁻18 सेकेंड। बहुत बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत बहुत कम। तो वास्टनेस बहुत ज्यादा है, कम से ज्यादा तक का जो रेंज है बहुत ज्यादा है। तो फिजिक्स कितना ज्यादा वास्ट हो सकता है, उसका स्कोप कितना ज्यादा वास्ट होगा, ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। स्टार्टिंग किए थे इस जगह से जो कि है हमारा डिस्टेंस। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि ये मास वाला भी पार्ट समझ में आ गया होगा और टाइम वाला भी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप तो यही है जी बेसिकली। पहले तो ये बताए कि हमारा फिजिक्स में कितना ज्यादा स्कोप है, कितना ज्यादा वास्ट है। अब जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है वही तो स्कोप ऑफ फिजिक्स है। आप फिजिक्स में क्या क्या लेके पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ना दो ही तरह का फिजिक्स होता है, एक तो क्लासिकल फिजिक्स, एक हमारा क्वांटम फिजिक्स। लेकिन अगर हम सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो हमारा जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है वो क्या है वो हम देख लेंगे। बेसिकली दो ही तरह का फिजिक्स होता है, एक तो क्लासिकल फिजिक्स, एक तो दूसरा हमारा क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना को डील करता है और क्वांटम फिजिक्स हमारा माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना को डील करता है। चलिए इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, ब्रांचेस में दो ही तरह का ब्रांच आएगा, लेकिन इनका भी सब ब्रांचेस है, वो सारा सब ब्रांच भी हम लिखेंगे। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स भी आप कह सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डील करता है किससे, मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस से या फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को। स्कोपिक सिस्टम लिख दे, ठीक है। और ये डील करेगा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, एक मैक्रोस्कोपिक दूसरा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। अब बात यह है इन दोनों के बीच में भी आगे जब आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा है कौन कौन सा डिसिप्लिन हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एक बार देख ले। जो हमारा सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। मेन सब डिसिप्लिन, मेन सब डिसिप्लिन इन फिजिक्स। अगर हम मेन सब डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होगा हमारा मैकेनिक्स। और ये मैकेनिक्स तो आप लोग को पूरा 11th में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डील करता है इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड, ठीक है ना। ये किसको लेकर के डील करेगा, किससे डील करता है, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं। डील्स विथ, ठीक है ना, मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज, मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज, बॉडीज एट लो स्पीड्स, एट लो स्पीड्स।
ठीक है। लो स्पीड पे जितने भी मेटल बॉडीज मूव कर रहे होंगे या फिर इक्विलिब्रियम में होंगे, उन सब के बारे में डील करेगा। सिर्फ मोशन लिखना गलत होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी हम लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो मोशन में ही रहे, ठीक है, कभी कभी रेस्ट में भी रह सकते हैं। इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड, ये मैकेनिक्स हो गया। जैसे कि कोई भी ट्रेन चल रहा है, कोई भी बॉल को आप कैच किए, कोई भी बॉल मूव कर रहा है, किसी चीज पे आप फोर्स लगा करके किसी को मोशन में ले आए, गाड़ी का चलना, साइकिल का चलना, बॉल का इंक्लाइंड प्लेन से रोल करना, कोई भी पुली का ऊपर नीचे होना, जैसे कि आप किसी भी कुआं से पानी निकालते हैं, ठीक है ना, कुआं से पानी निकालने का जो प्रोसेस होगा, ये सारा जो पुली का केस है, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी, जो मोशन हो रहे हैं ना, वो बहुत लो स्पीड के मोशन होते हैं। अब बात है कि लो स्पीड और हाई स्पीड को हम समझे कैसे। देखो, जो भी लाइट के स्पीड में कंपेयर्ड में जो स्पीड्स होंगे ना, जो कम स्पीड होंगे, वो हमारा लो स्पीड है। लाइट के स्पीड के कंपेयर में तो बहुत बहुत कम स्पीड है, तो लाइट के स्पीड के आसपास का जो वेलोसिटी होता है ना, उनको हम हाई स्पीड कहते हैं। हाई स्पीड का मतलब कि जो लाइट के स्पीड के आसपास का स्पीड हो। अदरवाइज जितने भी स्पीड है वो सारा लो स्पीड ही कहलाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिक्स हम लोग जो डेली लाइफ में जो भी देखते हैं, लाइट के स्पीड से भी तो कोई भी चीज देखते नहीं है ना, वो सारा चीज तो हम लोग नॉर्मल एकदम बहुत कम स्पीड से देखते हैं। 100, 200, 300, 1000, हजार भी तो हमारा कहीं ना कहीं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से कम ही है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैकेनिक्स, आपको उम्मीद करते हैं एक जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ब्रांच के बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है ऑप्टिक्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्टिक्स भी आपने क्लास 10th में तो पढ़ा ही होगा। ऑप्टिक्स कहने का मतलब कि जो लाइट का प्रोपागेशन या फिर उसका नेचर को लेकर के डील करता है, वो हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें क्या डील करेंगे हम लोग, इसमें डील करता है ये लाइट के बारे में, डील्स विथ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपागेशन। प्रोपागेशन ये आपको तो पता होगा, ठीक है ना, कि इसके बारे में डील करता है। अब देखो, जैसे आपने ऑप्टिक्स यानी कि आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, उसी तरह का और भी ढेर सारा टॉपिक हम लोग ऑप्टिक्स में अभी पढ़ेंगे, जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी नहीं क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स पूरा हम लोग को अभी क्लास 11 में पढ़ना है, ऑप्टिक्स क्लास 12 में पढ़ना है। ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा थर्मोडायनामिक्स। अगर हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी अभी थर्मोडायनामिक्स तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने अभी क्या देखा, कि किसी भी चीज को हीट करते हैं। कोई एक पानी को हम लोग हीट कर रहे थे ना, जब हम लोग रिडक्शनिज्म पढ़ रहे थे, याद कीजिए, तो उस समय पानी को हीट किए थे, तो कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड बात होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हीट से रिलेटेड यानी कि कह सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ाना, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है, उसको लेकर के जो डील करता है वही हमारा थर्मोडायनामिक्स है। बात समझ रहे हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, जिसको हम खुद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सब को लेकर के जो भी डील किया जाता है, थर्मोडायनामिक्स एक तरह से हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम था जो कि इक्विलिब्रियम में था, ठीक है ना। बेसिकली ये किससे डील करेगा, डील्स विथ हीट, जो है क्या है, हमारा एक तरह का मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम्स होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मतलब कि हम लोग तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है ना, हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का, ये सारा हमारा मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज होगा। ये सब हम लोग डील करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ये एक तरह का है, ये भी हम लोगों को क्लास 11th में ही पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा
वो होगा हमारा नेक्स्ट जो फिजिक्स का ब्रांच है, वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है ना। तो ये जनरली ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फेनोमेना से रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। फेनोमेना, इट डील्स विद द डील्स, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे deals with the phenomena with phenomena of electric and magnetic field उससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेनाज हैं, जैसे कि चार्ज्ड बॉडी हो सकते हैं, मैग्नेटिक बॉडीज हो सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, ये सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम दे देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास 10th में करंट चैप्टर पढ़ा है। करंट चैप्टर में हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। उसके बाद आपने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी पढ़ा ना, क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब कि किसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। वैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक बहुत ही वास्ट पार्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, एक स्कोप है, अभी कितना ज्यादा हो सकता है आपको पता है। अब आगे अगर हम बात करेंगे, वो ये तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा होगा क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लेकर के डील करता है ना, या फिर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को लेकर के भी डील करेगा, एटम से रिलेटेड डील करेगा, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स हम लिख लेते हैं पहले। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स किससे डील करेगा? डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। सीधा सीधी हम डायरेक्टली लिख देते हैं, डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अगर ये बात आपको क्लियर है, तो अगला हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, वो एक बार ध्यान से देख लेना है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच है, वो है हमारा रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी क्या है? यहाँ पे वर्ड सिर्फ हम रिलेटिविटी इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ते हैं और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ते हैं। तो चलिए अगला ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में हम लोग बात कर ले, और जिसका नाम रहेगा हमारा रिलेटिविटी। अब देखो, रिलेटिविटी का मतलब बेसिकली ये किससे डील करेगा? ये बेसिकली डील करता है थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर। अगर कोई भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी लाइट के स्पीड से चले, बहुत तेज, वेरी हाई स्पीड से मूव करे, तो उसका जो नॉर्मल बिहेवियर्स है वो बदल जाता है। जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दें, अगर उसका बहुत तेजी से चले किसी एक पार्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में, इनर्शियल मोशन में। अब इनर्शियल मोशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डील करेंगे। अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से चले, तो उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसके लिए टाइम डायलेट कर जाएगा, टाइम कम हो जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। टाइम डायलेशन होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, मास उसका बढ़ जाएगा। ये कुछ कुछ चीजें हैं। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मास तो हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई लाइट के स्पीड से मूव करे ना, तो उसका मास भी बढ़ जाता है। ये सारा चीज हम लोग डील करते हैं इस चीज में, ठीक है ना। ये चीज पढ़ते हैं हम लोग रिलेटिविटी में। और इसी के साथ हम लोग का ये रिलेटिविटी का भी दो पार्ट है, हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे रिलेटिविटी के बारे में। अगर हम बात करें ना, तो रिलेटिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी है, जो कि अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है। एक बार हम इसमें वीडियोस डाल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और दूसरा है हमारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
ये दो टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। ये बेसिकली ये तो अभी आप लोग को पढ़ना भी नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पढ़ने से ना इतना मजा आता है, सोचो ना कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलोगे तो आपके लिए समय रुक जाएगा। सुनने में ही कितना अजीब लगता है और कितना इंटरेस्टिंग लगता है। अगर कोई लाइट की स्पीड से चले तो उसके लिए समय रुक जाता है, समय बढ़ेगा नहीं। इस पे भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानी है, हम किसी एक दिन बताएंगे। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि रिलेटिविटी क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बताते हैं, आगे हमारा रिलेटिविटी का ये किस चीज को लेकर के डील करता है। ये बेसिकली डील करता है थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर। थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर, ये हमारा रिलेटिविटी है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा स्कोप्स जो है वो हमारा खत्म हो गया। बेसिकली ये सारे जो है ना, जो हम इतना वास्टनेस ऑफ स्कोप बताए, उन सारे वास्टनेस को इस सारे ये जो हमारा आप देख रहे हैं ना, ये हमारा मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और साथ ही साथ जो हमारा रिलेटिविटी है, ये 6 टॉपिक्स में इनके वास्टनेस को डिवाइड किया गया है। इनके इस पूरे फिजिक्स को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इन 6 पार्ट्स का भी अपना सब पार्ट्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये 6 पार्ट्स हमारा बेसिकली है, जो कि बेसिकली स्कोप ऑफ फिजिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब कितना ज्यादा वास्ट है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हमारा क्या है, ठीक है ना। फिजिक्स क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट क्यों आता है। उम्मीद करते हैं अभी जो वास्टनेस बता रहे थे उसी से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमारा एक्साइटमेंट इसमें क्यों ज्यादा है। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में तो नो डाउट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। क्यों ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये जनरली लॉज को लेकर के डील करता है, नेचुरल लॉज को लेकर के डील करता है, ठीक ना। बेसिकली आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके आप बहुत नए नए तरह की चीज सीख सकते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं न्यूटन ने कुछ चीज, अलग अलग तरह का चीज को खोज किया गया। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम ये खोज किए कि हमारा जो एक करंट कैरिंग वायर है उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब एक बात बताओ, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंट करते 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 हमने अल्टरनेटिंग करंट बनाया, और आज के डेट में जितने भी हमारे गैजेट्स हैं उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर के कहीं ना कहीं बने होते हैं। तो अगर फिजिक्स एक्साइटेड नहीं होता तो उन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए हम कैसे इसको एक्साइटेड नहीं बना सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो जनरली क्या होता है ना, अप्लाइड फिजिसिस्ट जो होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, वो चीज़ों को हमेशा सीखते हैं, वो चीज़ों को ना अच्छे से समझते हैं, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको अप्लाई करते हैं, उनको देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बाद क्या है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। अब बात यह है कि फिजिक्स जैसे जैसे एक्साइटमेंट लोगों को लगने लगा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी हमारा डेवलप करने लगा। अब उसी फिजिक्स को यूज करके हम लोग अपने डेली लाइफ को ना और भी ज्यादा आसान बनाने लगे, ठीक है। तो फिजिक्स उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गया, फिजिक्स को हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दिए। नाउ फिजिक्स used to develop technologies। ये बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो। क्यों ये डेवलप किया टेक्नोलॉजीज को? एक्साइटमेंट के कारण, एक दूसरे से ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब बात यह है कि इतना सारा कुछ तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो नेचर ऑफ फिजिक्स भी हम लोग पढ़े हैं, मतलब कि नेचर ऑफ लॉज भी पढ़े हैं। तो अब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस, नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, हम लगाते नहीं हैं, नेचर में पहले से वो एग्जिस्ट करते हैं। उन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये फंडामेंटल फोर्सेस आखिर है क्या। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले तो इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं।
और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि क्या हमारा होगा क्या नहीं। अब ये तो हमारा छोटा छोटा टॉपिक था, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग फंडामेंटल लॉज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल लॉज हमारा किस किस चीज को लेकर के डील करेगा, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब नेचर में भी कुछ फोर्सेस हैं, ये तो हम लोगों को पता नहीं था, चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या फोर्सेस हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि क्या क्या हमारा फंडामेंटल फोर्सेस है। तो सबसे फंडामेंटल फोर्स जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो फोर्स होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फंडामेंटल फोर्स का अगर हम बात करें तो वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा, वो हमारा नेचर में ही एग्जिस्ट करता है। अब ये क्या है, दो बॉडीज के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, उनके मास के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि दो बॉडी है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया, जैसे कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कुछ डिस्टेंस है जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो इनका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते हैं, ये हम लोगों को पता है। मतलब कि ये जो मास के कारण जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना, वो हमारा ग्रेविटेशन में पाया जाता है। तो ये तो नॉर्मली नेचुरल फोर्स है जी, ये तो कोई लगाता नहीं है, नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता है। तो पहला फंडामेंटल फोर्स क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चलिए दूसरा फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है, दूसरा फंडामेंटल फोर्स है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत इंटरेस्टिंग, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। दूसरा जो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इसको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रो वर्ड जनरली हमारा कहीं ना कहीं चार्ज से आया हुआ है। दो छोटे छोटे चार्ज जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब ही होता है, ये इलेक्ट्रो थोड़ा सा अलग अलग लिखा गया, इसको हमने एक साथ लिखना है, हमें एक साथ लिखना है, ये सब चीजों को ना एक साथ लिखना है, इलेक्ट्रो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी का ना अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है किसी चीज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने का। अपार्ट फ्रॉम मास, मास अगर दो बॉडी का कुछ ना कुछ रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहें। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी किसी बॉडी में अगर कुछ ना कुछ चार्ज है, मान लेते हैं कि किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे बॉडी में भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। लेकिन अगर इनमें चार्जेस है ऑलरेडी, तो ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, ये रिपल हो जाएगा। तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स आता है। तो इनके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी पहले से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई भी दो बॉडी में के अंदर अगर कोई मास है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इसका कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट नहीं किया, ये रिपल कर गया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत बहुत ज्यादा है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये तो दूर भाग जाएगा। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लगा, ये हमारा ये वाला फोर्स है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सामने कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग में नेग्लिजिबल होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के सामने। तो चार्ज के कारण जो हमारा फोर्स क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स आता है, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे, तो ये हमारा होगा फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे कि वहां पे हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज किया, यहाँ पे जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, उसको हम लोग कूलम्स लॉ से
डिनोट करते हैं। इस फोर्स फॉर्मूला का नाम है कूलम्स लॉ। ये आप आगे जाकर के भी पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ, दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अब ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव फोर्स होता, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स ना ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा होता, वो कम नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही फीबल फोर्स है, बहुत ही छोटा और हल्का फोर्स है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब इसके बीच का जो अगर हम एक रिलेशन के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट तो हम लिखेंगे और ये लिखना भी चाहिए और आप लोगों को जानना भी चाहिए कि हमारा जो ये फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is 10⁻36 times greater than gravitational force। क्या बात है, क्या मतलब कि जबरदस्त फोर्स होगा, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स का औकात कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये बात क्लियर है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारा दो तरह का फोर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो जो हमारा तीसरा फोर्स हमारे सामने आएगा उसके बारे में अब डील करते हैं। तीसरा फोर्स होता है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फोर्स है तो वर्ड कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि बाइंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी भी न्यूक्लियस में। अब कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये क्या कहता है, आपको एक बात तो पता होगा कि हमारा जो एटम है उसके अंदर में कुछ ना कुछ ये न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर हमारा प्रोटॉन्स भी होते हैं, हमारा इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब कुछ होते हैं। मान लो कि पीला वाला जो कलर आपको दिख रहा है ये हमारा प्रोटॉन है और ये जो आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। ये कुछ इस तरह का ही होता है। ठीक है, और भी हमारा सेल्स होगा लेकिन हम एटम को बस इतना ही बताएं। एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ये बात तो पता है ना, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करता है। तो प्रोटॉन तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जो यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ तो ढेर सारा प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को हमेशा रिपेल करेगा ना, क्यों नहीं रिपेल करता है? क्योंकि ये सारे प्रोटॉन्स को ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड किया हुआ है, बांधा हुआ है। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से बाइंड करता है ना उसमें बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और जिस फोर्स से बाइंड करता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो कि बाइंड करता है टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इट बाइंड्स, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इट बाइंड्स टुगेदर, किसको किसको जी, प्रोटॉन्स, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a nucleus is called strong nuclear force। ये बात क्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो हमारा प्रोटॉन और न्यूक्लियस को जिस फोर्स से बाइंड किया था, बेसिकली
तो ये रिपेल कर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये रिपेल कर जाना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा एक खतरनाक टाइप का फोर्स होगा जो कि इसको बांधा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये बात तो कॉमन सा है कि ये जो हमारा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा होता है। किससे? हमारा इससे भी ज्यादा होगा, क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही हमारा ज्यादा होगा, तभी तो इसको बाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हम बेस, हमारा सबसे छोटा फोर्स कौन सा था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे छोटा था, बहुत कम था। इससे 10 टाइम्स ग्रेटर था। कौन ग्रेटर था जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, इसको बहुत बारीकी से देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻38 टाइम्स, कहीं ना कहीं 100 गुना ये ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये 100 गुना ज्यादा होता है। और 10⁻38 टाइम्स ज्यादा किससे होता है? टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी तक एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट या फिर दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स था। वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता था, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो सिर्फ अट्रैक्टिव था। लेकिन जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन्स है, जो कि आपस में रिपेल हो जाना चाहिए, वो रिपेल नहीं हो करके उसको कोई एक फोर्स बांधा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर में बांध के रखा हुआ है। तो जिस फोर्स से वो बांधा हुआ है उसी को हम लोग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये तीसरा जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था ये क्लियर हो गया, तो अब हम आते हैं चौथे यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स पे, जो कि हमारा नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एटम्स तो हमारा पहले से नेचर में एग्जिस्ट करता ही है ना, तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी नेचर में पहले से एग्जिस्ट करेगा। तो ये तीन हम लोग अभी तक बात कर लिए। अब चौथा जो है, जो कि है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हमारा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें, ठीक है ना, ये एक ऐसा फोर्स है जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में देखा जाता है, जो कि इन्वॉल्व होता है। कब? जब आपका न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि आपका बीटा डीके हुआ न्यूक्लियस में, उस समय ये सारा फोर्सेस जनरली देखा जाता है, ठीक है ना। अब ये सारा चीज आपको तब समझ में आएगा जब आप इस चीज को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो थोड़ा वीक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला तो स्ट्रॉन्ग होगा जी हमेशा, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा वीक होता है। और ये किससे वीक होता है? ये आपका सिर्फ और सिर्फ इससे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक नहीं होता है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वीक होता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वीक होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो एक बार हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली है क्या, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स डील करता है किस चीज से? इट इज द फोर्स that not only deals, that appears, ठीक है ना, only between elementary particles involved in a nuclear process। अब इसको हम समझाएंगे भी आपको। nuclear process such as the beta decay, the beta decay of a nucleus।
ऑफ अ न्यूक्लियस। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब बीटा डीके होगा कब, ये है क्या, ये चीज समझना है। देखो हमारे पास बहुत 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स ना रेडियो एक्टिव होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो एक ऐसे एटम्स होते हैं जिनसे अपने आप रेडिएशंस निकलने लगता है अपने आप। वो उसको रख दोगे ना, वो लगातार डिके होता रहेगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, वो नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं, वो स्टेबल नहीं रहता है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि यूरेनियम, आपने नाम सुना होगा यूरेनियम का। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसको अगर नॉर्मली कहीं पे रख दिया जाए ना फ्री स्पेस में, तो इससे लगातार रेडिएशंस निकलेंगे। तो रेडिएशंस किस तरह का निकलेगा जी, एक तो रेडिएशन हमारा अल्फा रे निकलता है, दूसरा हमारा बीटा रे निकलता है, ठीक है ना, तीसरा हमारा गामा रे निकलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर डिके हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जो एटम्स का डिके हो रहा है ना, इसको हम न्यूक्लियर प्रोसेस कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा बीटा रेडिएशन निकला, जो बीटा डिके हुआ, बीटा रेडिएशन निकलने का मतलब बीटा डिके हुआ, उस समय जो इलेक्ट्रॉन और भी जो हमारा बहुत सारा अलग अलग तरह का पार्टिकल्स इंटरेक्ट करता है, जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्सेस लगता है, उसको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये जनरली न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। और नॉर्मली इसको अगर हम समझे तो ऐसे आप नॉर्मली इसको नहीं समझ सकते हैं, इसको न्यूक्लियर प्रोसेस के फॉर्म में ही समझना ज्यादा बेटर होगा। तो ये सारा चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो न्यूक्लियर प्रोसेस में जो हमारा फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो के बीच में जो इंट्रैक्शनल वाला जो फोर्स होता है, वो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। यहाँ पे इसका फोर्स कितना ज्यादा ज्यादा होता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में, ठीक ना। इट इज 10 to the power 25 times stronger than क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर हम कंपेयर करने के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमारा क्या होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे स्ट्रांग, ठीक ना, स्ट्रांग फोर्स टू वीक फोर्स, ठीक है ना, स्ट्रांग फोर्स टू वीक फोर्स। ये एक बार देख लेते हैं, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन सा ज्यादा वीक होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ही होगा जी। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रांग ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद आएगा क्या हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसके बाद जो आएगा वो होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बहुत बहुत कम होता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, और उम्मीद करते हैं इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने फोर्सेस को डील किया है कि आपको ये जो चार फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है वो क्लियर हो गया होगा, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज्यादा वीक है। तो मास वाला जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर में चीजों को, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसको बाइंड करके रखता है। तो चार्ज पार्टिकल को बाइंड करके रखेगा तो सबसे ज्यादा, तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वीक होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद सबसे कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसके बाद क्या है, बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है फोर्सेस का ना, आप इसको एक बार डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। दो, अब ये बेसिक मैकेनिज्म भी हम एक्सप्लेन करते ही हुए चले हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आता है यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉज, ठीक है ना, या फिर कंजर्वेशन लॉज के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है, कंजर्वेशन लॉज। चलिए बात कर लेते हैं कंजर्वेशन लॉज क्या होता है। अगर हम कंजर्वेशन लॉज के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला लॉ आता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो ढेर सारे तरह के अलग अलग कंजर्वेशन होते हैं, ये कंजर्व इसलिए लेते हैं, ये कंजर्व हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एनर्जी हमारा ना ही क्रिएट किया जाता है, ना ही हमारा डिस्ट्रॉय होता है। हमारा बेसिक लॉ ऑफ नेचर क्या है कि कोई भी चीज को वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो वहीं पे प्रेजेंट है, वो किसी भी चीज को क्रिएट नहीं किया जाता है। जैसे कि एनर्जी हमारा ना ही क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अगर हम मोमेंटम के बारे में बात करें, क्योंकि कोई भी चीज तो हमेशा इक्विलिब्रियम में है, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम आया होगा, तो उसका रिक्वायर्ड मोमेंटम भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल लीनियर मोमेंटम भी हमारा कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, हमारा जो नेट चार्ज होता है वो भी हमारा कंजर्व ही होता है। चलिए धीरे धीरे हम लोग इस चीज के विषय में समझ लेते हैं। तो पहला हमारा लॉ है, हम इसको सिंपली समझाते चलेंगे, इनका डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सारा चीज आपको पता है, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन, हम किसी भी चीज का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बस हम लॉ लिखते चलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, जैसे कि हमारा काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई भी बॉल किसी एक हाइट में रखा हुआ है, ठीक है ना, चलिए एक हम बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा एक बॉल है। जब ये बॉल यहाँ पे रेस्ट में है, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, बोलो हाँ या ना। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, ठीक है ना। अब इस बॉल को आप यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये बॉल जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर आएगा। ये जैसे जैसे नीचे आएगा, इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रहा है, तो लगातार उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अब ये जब जस्ट जमीन को हिट कर रहा होगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसका जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था वो कंप्लीटली कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, वो उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, जो कि उसका 10 जूल हो जाएगा। मतलब कि ये 10 जूल इसका खर्च नहीं हुआ, बस एनर्जी का फॉर्म बदल गया। वो यहाँ पे हाइट पे था तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, जब वो नीचे आ गया तो नीचे आने के समय ये पोटेंशियल एनर्जी उसका कन्वर्ट होकर के काइनेटिक एनर्जी बन गया। लेकिन जितना एनर्जी यहाँ पे था उतना ही एनर्जी यहाँ भी रहेगा, एनर्जी में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगा। इसी चीज को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उम्मीद करते हैं ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है आपको समझ में आ गया कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म देखिए, पोटेंशियल एनर्जी से कैसे काइनेटिक एनर्जी में किए। अब इसी तरह का आप ढेर सारा एग्जांपल्स अपने दिमाग में भी रख सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होना। जनरेटर में आप किसी भी चीज को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कि हाइडल एनर्जी, यानी कि पानी का एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब दूसरा अगला कंजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये दूसरा जो होगा हमारा, वो होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए बात कर लेते हैं। ये जो हमारा अगला होने वाला है, ये है हमारा क्या, लीनियर मोमेंटम। अब क्या है, किसी भी गन को आपने फायर किया, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझते हैं। किसी भी गन को आपने फायर किया,
ठीक है, ये मान लो कि एक गन है, हम अपने हिसाब से यहाँ पे गन बना दिए, ठीक है ना। तो इस गन को जैसे ही आप फायर करते हैं तो बुलेट बाहर की ओर निकलता है। इनिशियली तो बुलेट इसके अंदर में है तो टोटल मोमेंटम जीरो, तो जितना मोमेंटम से ये बुलेट बाहर की ओर निकला ना, उतना ही मोमेंटम से ये जो हमारा गन है पीछे की ओर रिकॉइल करता है। तो ओवरऑल जो टोटल मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व रह जाता है, वो मोमेंटम कभी भी बदलता नहीं है। ये हमारा कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दूसरा हमारा लॉ है। तीसरा इसी तरह का एक लॉ है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कहीं ना कहीं हमारा लीनियर मोमेंटम के जैसा ही है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन के में डील करता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम हमारा हमेशा कंजर्व रहेगा। अब इस चीज को हम बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक चेयर है, इस तरह का एक चेयर है, लेकिन ये रोटेटिंग चेयर है, ठीक है ना। इस चेयर को आप रोटेट करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं और अपने हाथ को अंदर की तरफ रखे हुए हैं और इस पर्टिकुलर एक्सिस में घूम रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे घूमते हैं तो जब आपका हाथ अंदर की तरफ है ना, तो इस आपका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेजी से आप घूमेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ को यहाँ पे फैला लेते हैं ना, और अपने हाथ को फैलाने के साथ आप देखेंगे कि आपका जो वेलोसिटी है, आपका जो स्पीड है घूमने का, वो कम हो गया, ठीक है ना। जिसको हम एंगुलर स्पीड कहते हैं कि वो कम हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप बैठ के करके देख सकते हैं। कोई एक रोटेटिंग या फिर रिवॉल्विंग चेयर है, उस पर आप बैठ जाइए, अपने आप को घुमा लीजिए और अपने हाथ को और पैर को फैलाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप अपने हाथ और पैर को फैलाते हैं, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था उससे कम हो जाएगा। आप उसके बाद जैसे ही अपने हाथ और पैर को अपने अंदर की तरफ लाते हैं, अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे, आपका देखिएगा कि वेलोसिटी फिर से इंक्रीज कर गया। मतलब कि टोटल जो हमारा मोमेंटम है, मतलब कि जैसे ही आपने हाथ को फैलाया ना, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया और हाथ को अंदर लाने से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। अब ये चीज ना जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो कभी भी हमारा बदलेगा नहीं, मतलब कि कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। आखिरी अगर हम कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो आखिरी जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, क्या है हमारा ये लॉ, चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, ठीक ना, तो दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास का रॉड है, तो ग्लास रॉड है तो हम इसको व्हाइट कलर से बनाते हैं, मान लो कि ये हमारा ग्लास रॉड है, ठीक है ना। और हमारे पास क्लॉथ है तो हम ये पीला कलर का कपड़ा से, ये हमारा एक सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है ना। इससे अगर हम इस पे रब करते हैं, जैसे ही आपने इस पे रब किया ना इस क्लॉथ से, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप किया होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप किया, ठीक है ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप कर गया। यानी कि टोटल चार्ज तो हमारा कंजर्व है, इनिशियली भी जीरो था, बाद में भी जीरो है। तो ये हुआ कैसे, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस ग्लास के पास था उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, बस अंतर यही है, जिस कारण से इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया, इसका चार्ज नेगेटिव हो गया। तो दो पूरा सिस्टम का अगर हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ भी अगर ये मान लो कि 6 माइक्रोकूलम है प्लस में, तो ये -6 माइक्रोकूलम होगा। तो पूरे सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, ये पूरा सिस्टम का चार्ज के बारे में बात करें, तब तो हमारा कहीं ना कहीं चार्ज तो कंजर्व है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज तो हमारा कंजर्व है। इसी तरह से आप इसको एक किसी केमिकल रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं Na प्लस और प्लस Cl माइनस के बारे में, तो ये NaCl हो जाता है। ओवरऑल चार्ज कंजर्व है, देखो प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों आपस में बैलेंस होकर के न्यूट्रल बन गया।
टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है ना, इस तरह का ढेर सारा न्यूक्लियर के लेवल पे भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी क्लास लिया गया पूरा फिजिकल वर्ल्ड पे, ये चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ा दिया। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को बताइए इस वीडियो के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।